learners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 5th science, chapter number 12, that is the moon, Earth's companion. All right, let's start the chapter. So students, we have already learned about the Earth and its neighbors in the previous class, but today we will learn about the moon, the only natural satellite of the Earth. We will discuss it in detail today. So moon is the only natural satellite of the earth, right? And it is the earth's closest neighbor. Moon earth का सबसे closest neighbor है. Moon earth की एक अकेली natural satellite है. ठीक है? Moon earth के around क्या सेम उसी वे में रोटेट करता है जिस वे में अर्थ सन के अराउंड. तो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट एक नेचुरल, एक मैनमेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. इट कुड बी नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. दैट इज नोन एज सैटेलाइट. सैटेलाइट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. इफ यू टॉक अबाउट मून, तो मून भी एक सैटेलाइट है. ये आपको शाइन करता हुआ दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन. सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से. मून आपका वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स है इन द स्काई आफ्टर द सन. एंड मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स. ठीक है? इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ. अर्थ के साइज में मून काफी स्मॉलर भी है. नाउ सरफेस ऑफ द मून, तो मून का सरफेस कैसा है? रफ एंड अनइवन है, जो कि एक लेयर ऑफ डस्ट, माउंटेन, वैलीज, लावा फील्ड्स एंड क्रेटर्स से कवर्ड है. क्रेटर्स क्या है? क्रेटर्स आपके डीप होल्स हैं जो कि मून के सरफेस पर बने हैं. व्हाई? बिकॉज जब मीटरॉइड्स होते हैं द रॉक्स फ्रॉम द आउटर स्पेस, तो मीटरॉइड्स के मून सरफेस पे हिट होने की वजह से मून के सरफेस पर बड़े बड़े होल्स, डीप होल्स बन चुके हैं विच वी कॉल क्रेटर्स. सो द लावा, जो लावा अब क्या प्रेजेंट है इसके कोर में, वो इन्हीं क्रेटर्स से बाहर फ्लू आउट होता है, जिससे इस पर रॉक्स एंड प्लेन्स का फॉर्मेशन हो चुका है. एंड ऑल दिस हैपेंड, ये सभी चीजें बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुई हैं. एस्ट्रोनॉट्स ब्रॉट बैक, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं मून सरफेस पे जो रॉक्स को वहां से लेकर आए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि मून का सरफेस किससे? ग्रे डस्ट से कवर्ड है. ऑलराइट. एंड मून अबाउट कितना? 4.5 बिलियंस ईयर्स ओल्ड है. जितनी एज अर्थ की है उतनी ही लगभग मून की भी है. नाउ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ द मून. मून पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या क्या है? तो मून हैज नो एयर, वाटर, विंड एंड वेदर. कुछ भी मून पर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. एंड क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए सन की वो साइड जो फेस करती है, ठीक है, वो एक्सट्रीमली हॉट है. एंड वो साइड मून की जो सन से अवे है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है. सो एटमॉस्फेयर की एब्सेंस में सन की हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती है. एंड एट नाइट टाइम सारी हीट यहाँ से एस्केप हो जाती है. मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से केवल 1/6 स्ट्रॉन्ग है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून. एंड क्योंकि यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे साउंड भी सुनी नहीं जा सकती ऑन द मून सरफेस, बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. ओके. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक फेजेस ऑफ द मून. तो मून आपको क्या दिखता है? उसकी शेप आपको डेली बेसिस पर जब आप अर्थ सरफेस से ऑब्जर्व करते, तो यू मस्ट हैव सीन कि मून की शेप चेंज होती हुई दिखती है. ठीक है. एक्चुअल में वी नो कि मून जो है सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से लाइट अप होता है. तो जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मून का वो पार्ट या वो शेप जो सन की लाइट की वजह से लाइट अप हो रहा है, वो ही हमें सिर्फ दिखता है एंड वो हमें चेंज होता हुआ लगता है. द शेप आपकी क्रेसेंट से फुल मून तक वेरी करती है. एंड ये जो चेंजिंग शेप है ऑफ द लिट पोर्शन ऑफ द मून, इसे कहा जाता है फेज. So we have different phases of moon. Number one, new moon. So at times कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मून बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देता. ठीक है. बिकॉज जो लाइटेड साइड है मून की वो अवे होती है फ्रॉम द अर्थ, उसे कहा जाता है न्यू मून. सेकेंडली क्रेसेंट मून. तो जब केवल मून का स्मॉल पोर्शन अर्थ की तरफ फेस करता है एंड उसको सनलाइट रिसीव होती है, तो वो हमें विजिबल होगा एंड दैट इज कॉल्ड क्रेसेंट मून. हाफ मून क्या है? जब केवल हाफ ऑफ द मून आपको विजिबल होता है, उसे आप हाफ मून कहेंगे. गिब्बस मून क्या है? जब 3/4 पार्ट मून का विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड गिब्बस मून. एंड जब पूरा मून, एंटायर मून आपको विजिबल है, दैट इज कॉल्ड फुल मून. ऑलराइट. चलो
नाउ दी स्टेजेस, अब स्टूडेंट ये सभी स्टेजेस को एक साथ कहा जाता है वैक्सिंग फेजेस ऑफ द मून, ठीक है, यानी कि जब मून का साइज जब इंक्रीज हो रहा है उसे कहेंगे वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। एंड उसके बाद ये साइकिल रिवर्स हो जाती है, ठीक है, आफ्टर फुल मून साइकिल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, फुल मून के बाद आपको गिबस मून दिखेगा, फिर हाफ मून दिखेगा, फिर क्रेसेंट मून एंड फाइनली न्यू मून। तो ये सारी जो स्टेजेस है इन्हें कहा जाता है वेनिंग फेज ऑफ द मून, यानी कि जहाँ पे मून का साइज हमें डिक्रीज होता हुआ दिखता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू एक्लिप्सेस। व्हाट इज एक्लिप्स? एक्लिप्स एक पार्शियल और टोटल ब्लॉकिंग होती है, किसकी? सन की लाइट रेस की, ईदर बाय द अर्थ और बाय द मून। तो इट इज नथिंग, तो एक्लिप्स कुछ नहीं, बस क्या है, अर्थ या मून की शेडोज जो बनती है, दैट इज नोन एज एक्लिप्स। तो एक्लिप्स कब होता है? जब सन, अर्थ एंड मून तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। एंड कभी कभी ये हेवनली बॉडी जो सेंटर में होती है वो एक शेडो कास्ट करती है, जिसकी वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट या तो पार्शियली या कंप्लीटली हाइड हो जाता है फ्रॉम द सन। दैट इज नोन एज एक्लिप्स। हाउ मेनी टाइप्स? एक्लिप्स के 2 टाइप्स हैं, दैट इज सोलर एक्लिप्स एंड द अदर इज ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून, अर्थ एंड सन के बिटवीन होता है, राइट, एंड सनलाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, जिसकी वजह से उसकी शेडो बनती है ऑन द अर्थ, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब केवल न्यू मून डे होगा, केवल न्यू मून डे पे सोलर एक्लिप्स दिखता है। व्हेन द मून हाइड्स द सन कंप्लीटली, अब जब मून क्या करता है, सन को कंप्लीटली हाइड कर देगा, उसे आप टोटल सोलर एक्लिप्स कहेंगे। एंड जब सन को पार्शियली मून हाइड करता है उसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। स्टूडेंट, सोलर एक्लिप्स केवल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि कुछ फ्यू मिनट्स के लिए सोलर एक्लिप्स होता है। एंड सोलर एक्लिप्स को नेकेड आई से देखना इट इज डेंजरस, ठीक है, उससे आपके आई का जो रेटिना वाला पार्ट है जहाँ पे इस इमेज का फॉर्मेशन होता है वो डैमेज हो जाता है अगर आप नेकेड आईज के थ्रू सोलर एक्लिप्स को देखते हैं। नाउ सी, इफ एनी प्लैनेट्स आर इन द स्काई, अगर कोई भी प्लैनेट स्काई पे उस टाइम पर है जिस टाइम पे टोटल सोलर एक्लिप्स चल रहा है, तो आप उसको एज अ पॉइंट ऑफ लाइट देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ, सन एंड मून के बीच में होता है, तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द मून, एंड उसके बाद उसकी शेडो वहां पे क्रिएट हो जाती है, विच इज नोन एज ल्यूनर एक्लिप्स। तो जब अर्थ की शेडो कंप्लीटली मून को कवर करेगी, दैट विल बी नोन एज टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। एंड जब मून पार्शियली कवर्ड होगा तो केवल पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स अकर होता है। स्टूडेंट्स, ल्यूनर एक्लिप्स आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है एंड आप इसको नेकेड आइज से बहुत सेफली देख सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूनर एक्लिप्स कब होगा? व्हेन देयर इज फुल मून। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? एक्सपेडिशंस टू द मून। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे टू स्टेप ऑन द मून वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, व्हेन ऑन 28 जुलाई 1969, ठीक है। उनके साथ एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉनिस ने भी उनको कंपनी दी, ठीक है। सो द 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, ये तीनों अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए थे एक स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जिसे कहा जाता है अपोलो 11। ऑलराइट, तो माइकल कॉलिंस ने क्या किया? मून को सर्कल किया था एंड वो स्पेस क्राफ्ट में वहीं रहे थे। तो ये मिशन सबसे पहला सक्सेसफुल मैन्ड मिशन था टू द मून। एंड इसके बाद काफी सारे स्पेसक्राफ्ट हैं जो मून पर विजिट करके आए हैं एंड वहां से काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी गई है। यू कुड सी दिस इज अपोलो 11 एंड दिस इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन ऑल्ड्रिन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Artificial satellites are man-made objects launched by scientists into space which continuously orbit around the Earth or any other heavenly body. Artificial satellites क्या हैं? Artificial satellites आपके man-made objects हैं जिनको साइंटिस्ट ने बनाया है एंड उसके बाद इन्हें स्पेस में भेजा गया है एंड ये वहां जाके कॉन्टिन्यूसली अर्थ या किसी भी अदर हेवनली बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करती हैं, ठीक है। द स्पेस एज, स्टूडेंट, स्पेस एज कब स्टार्ट हुई थी? जब पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1, इसे सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया। और उसके बाद से काफी सारी सैटेलाइट्स हैं जिन्हें वेरियस कंट्रीज ने लॉन्च किया है। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया ने जो लॉन्च करी थी दैट वाज आर्यभट्ट इन 1975, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने भास्कर 1, भास्कर 2, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, 1B, 2C, 3A, 3B, 3C, इनसेट 3E, ये डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो इंडिया ने लॉन्च करी है आफ्टर आर्यभट्ट,
ठीक है। अप्रैल 2008 में इंडिया ने कार्टोसैट 2A जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया था इनटू द स्पेस। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में हम रॉकेट की हेल्प से लॉन्च करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूजेस क्या है? नंबर 1 कि जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं वो वेदर फॉरकास्टिंग करती हैं, ये आपको वार्निंग देंगी अबाउट इम्पेंडिंग स्टॉर्म, साइक्लोन्स, फ्लड्स एक्सेट्रा। सेकेंडली, स्पेस सैटेलाइट्स हेवनली बॉडीज को स्टडी करने में हेल्पफुल होती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में हेल्पफुल हैं। ये क्या करेंगी? रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी एंड देन जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उनके लाइव टेलीकास्ट में हेल्पफुल होती हैं। देन वी हैव नेविगेशन सैटेलाइट्स ऑल्सो जो कि एयरक्राफ्ट, शिप एक्सेट्रा इनको हेल्प करती हैं टू डिटरमाइन देयर लोकेशन। देन एस्ट्रोनॉमर्स भी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं अपनी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम एंड स्टार्स का मेजरमेंट लेने के लिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या करती हैं? इस सारे ज्योग्राफिकल जो इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करती है, लाइक मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट कवर एक्सेट्रा। Then we have the topic space travel. So students, space travelers जैसे कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, ये सभी एक इंस्पिरेशन है उन यंग पीपल के लिए who want to go into the space. Alright? So astronauts जो हैं they train hard, इनको बहुत हार्ड ट्रेन किया जाता है कि इन्हें सारे स्पेस के बारे में समझाया जा सके, ये खुद को अडेप्ट कर सकें to the conditions in space. Alright? The mission control on Earth, ये आपका स्पेस क्राफ्ट को भेजता है एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में, किसके थ्रू? रॉकेट्स के थ्रू। ऑलराइट, स्पेस स्टेशंस पे काफ़ी सारे सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं टू वर्क एंड टू लिव। स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट्स वेयर करते हैं सो दैट एक स्मॉल एटमॉस्फेयर उनके अराउंड क्रिएट हो सके, बिकॉज देयर इज़ नो एयर इन स्पेस। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं स्पेस पे जाके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं वहाँ, कुछ शटल्स के अंदर वर्क करते हैं, सम डू रिपेयर वर्क आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट एंड सम इवन रिपेयर द सैटेलाइट्स ऑल्सो। राइट, तो स्पेस शटल क्या करता है? स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट्स को वापस भी लेकर आता है अर्थ तक जब आप उनके मिशन कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद स्पेस शटल्स को वापस अगेन एंड अगेन आप यूज कर सकते हैं, वाइल रॉकेट्स को केवल एक ही बार यूज किया जाता है। सी, यूरी गैगरियन, ये कौन थी? एक सोवियत एयर फोर्सेस पायलट थी एंड कॉस्मोनॉट थी, जो पहली ह्यूमन बीइंग थे कहाँ जर्नी करने के लिए, अपनी जर्नी आउटर स्पेस में करने के लिए ऑन 12 अप्रैल 1961। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मून एंड टाइड्स। so स्टूडेंट्स, जो सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ की वाटर बॉडीज पे भी एक पुल एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से सी में टाइड्स आती हैं। मून क्योंकि अर्थ के ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू सन, ठीक है, तो उसका एक ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वाटर बॉडीज पे, जिसकी वजह से आफ्टर एवरी 12.5 आवर्स हमें एक हाई टाइड देखने को मिलती है। जो सी वाटर है ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग द मून, वो आपके ऊपर की तरफ पुल होती है, जिससे ओशियंस में दोनों ही साइड बल्जेस आते हैं, है ना, एंड सी का लेवल बढ़ जाता है। हाई टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं एंड लो टाइड्स को नीप टाइड्स भी कहा जाता है, जो 2 हाई टाइड्स के बीच में होती हैं। अर्थ का रोटेशन भी क्या करता है? 2 लो टाइड्स कॉज करता है एवरी डे, एंड टाइड्स की जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है विद फेजेस ऑफ द मून, ठीक है, डिपेंड करता है मून का फेज क्या है, उस अकॉर्डिंग टाइड की इंटेंसिटी रहती है। जैसे कि जो हाई टाइड होती हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती हैं या तो न्यू मून डे पर और अ फुल मून डे। Alright, that's all for the chapter. It's completed. I hope that you must have understood about a detailed, we could say, concept of moon we have discussed over here. So you must have understood its detailed description today. Right? So let's meet in the next session very soon. Then take care of yourself and thanks to everyone.